हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 23 है। 22 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट सीरीज में या फिर प्रैक्टिस सेट में, वो सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है कि इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। लाइक भी कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिए। देखिए बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि और सारे टेस्ट कहाँ पे हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, वो लोग यही पूछते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि और भी, या फिर मैसेज भी आते हैं, मेल भी आते हैं कि और सारे टेस्ट कहाँ हैं, ठीक है। तो और सारे टेस्ट जो है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से और अब तक के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देखा कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। पहला दिया गया है कि वो उन अंतिम बेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। दूसरा है कि वे समान अंतिम बेग के साथ गिरती है। एंड तीसरा दिया गया है कि उनके बेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर विभिन्न बेगों के साथ गिरती है। चौथा है कि उनके बेग बढ़ते रहते हैं और वे ज़मीन पर समान बेग के साथ गिरती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है कि सही है। तो इनके बारे में बात सही है कि वे उन अंतिम बेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदें के लिए विभिन्न होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस और भी आता है कि वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति जो होती है वो गोल क्यों होती है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है, तो वो होती है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। किसके त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी, होली, दिवाली, संक्रांति। पूछा जा रहा है कि किसके त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है। तो किसके त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है कि होली के त्यौहार को जो है कि फगुआ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए ये जो है ना कि फाल्गुन महीने, जो फाल्गुन महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, उसमें आयोजित किया जाता है ये, ठीक है। अगर बात करें हम ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की, तो उसमें देखा जाए तो ये मार्च के मध्य में ये फेस्टिवल आता है, ठीक है। फगुआ जिसे मतलब होली, जिसे फगुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुंग कोलेम किस राज्य की लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर। पुंग कोलेम किस राज्य की लोक नृत्य है ये, तो ये है आपका कहाँ का, मणिपुर का। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए पुंग कोलेम, इसका अर्थ क्या होता है। पुंग कोलेम का अर्थ होता है ड्रमों का गर्जना, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये मणिपुर में होता है। ये मणिपुर का नृत्य है, ठीक है। देखिए यह नृत्य जो है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। जो पुंग कोलेम नृत्य है ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक साथ नृत्य भी करते हैं और ड्रम भी बजाते हैं। मतलब जो पुरुष होते हैं और महिलाएं होती है क्या करती हैं कि एक साथ ही में मतलब ड्रम भी बजाते हैं और नृत्य भी करते हैं। और जो ड्रम बजाते हैं ना उसी को ये पुंग कहते हैं, ठीक है। जो ड्रम बजाते हैं उसी को पुंग कहते हैं। तो पुंग केलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आपका मणिपुर का। 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता। हिस्ट्री ऑफ वाल्वस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टू स्टेटस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता। किस पुस्तक के लिए जीता उन्होंने, तो उनकी ये पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये इनका पहला उपन्यास था जिसने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था, ठीक है। देखिए यह जो है ना जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभवों की कहानी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये क्या है, तो ये जो है कि जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभवों की कहानी है जिसके जीवन लवलाज द्वारा नष्ट हो गए हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें मैन बुकर पुरस्कार की,
तो मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है कि 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई, ठीक है। और ये जो पुरस्कार होता है जो कॉमनवेल्थ या फिर आयरलैंड के जो नागरिक होते हैं उनके लिए जो है कि अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था? 1911 में, 1915 में, 1907 में, 1913 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है इसको कब स्थापित किया गया था? तो देखिए टाटा जी ने 1901 ईस्वी में पहली बार जो है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोहा का काम शुरू किया था 1901 में। उसके बाद से 26 अगस्त 1907 को इन्होंने टिस्को के रूप में स्थापित किया। टिस्को के रूप में कब स्थापित किया इन्होंने? 26 अगस्त 1907 को। लेकिन ये जो है कि 1912 में जमशेदपुर जी ने क्या किया कि टाटा समूह की एक शाखा स्टील का उत्पादन शुरू किया। देखिए 1901 में इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पर लोहा इकट्ठा करना शुरू किया, काम शुरू किया। 26 अगस्त 1907 को जो है कि टिस्को के रूप में मतलब ये स्थापित किया और 1912 से जो है कि क्या किया, अपना स्टील का उत्पादन शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काई पो चे आधारित है? 2 स्टेटस, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर। चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म जो है काई पो चे ये आधारित है? तो ये आधारित है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि ये मूवी जो है कि 2013 में आई थी, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो अभिषेक कपूर थे। और इसमें जो है कि सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव और अमित साध इसके 3 मुख्य पात्र थे, ठीक है। और अमृता पुरी इसके मुख्य नायिका थी, ठीक है। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चेरी ब्लॉसम, आरंगुटान, लाल रेशमी कपास, एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पे? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और ये कहाँ पे? तो ये है आपका गुजरात में, ठीक है। और ये जो है कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। और एशियाई शेरों के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। इसके लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना जो है कि 1965 में हुई थी गिर राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग है 1412 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कि 258 वर्ग किलोमीटर में जो है कि राष्ट्रीय उद्यान बना दिया और 1153 वर्ग किलोमीटर में जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है? इकट, बांधनी, पैठानी, चंदेरी। पूछा जा रहा है कि गुजरात और राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का क्या नाम है, ठीक है। तो क्या नाम है? तो ये नाम है बांधनी। बांधनी एक प्रकार का जो है कि टाई डाई कपड़ा है, ठीक है। और ये विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। वह कौन सा राज्य था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले अपनाया गया? तो वो था राज्य राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था जो है कि पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से आरंभ किया गया था। और किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि ये तो पहला, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है दूसरा कौन है, तो वो हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है।
पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है। चौथा सबसे बड़ा, उच्चतम, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। देखिए बात की जा रही है पद्म विभूषण की। ये क्रम में भारत का नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए भारत का नागरिक सम्मान है भारत रत्न पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरा नंबर पे आता है पद्म भूषण एंड चौथा नंबर पे आता है पद्म श्री। देखिए इन सब की स्थापना जो है कि कब हुआ था? तो इन सब की स्थापना जो है कि 2 जनवरी 1954 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसमें से पहला जो है कि देखिए ये जो है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये सब पहला क्या है? भारत रत्न, दूसरा क्या है? पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण एंड चौथा पद्म श्री। तो पूछा जा रहा है पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण कितने नंबर पे आता है? तो ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है? संक्रांति, होली, दिवाली, नवरात्रि। किसका त्यौहार जो है कि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है? तो वो है किसके? नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों के लिए समर्पित है। ठीक है, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ? कुषाण, ग्रीक, शक, पारसियन। सोने का जो सिक्का था सबसे पहले भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो सोने का सिक्का जो है शुरू हुआ सबसे पहले ग्रीक, मतलब कि यूनान शासकों के शासनकाल में सबसे पहले शुरू किया गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि इस सोने के सिक्के पर एक तरफ क्या था कि राजाओं की आकृति थी और दूसरी तरफ जो है कि देवताओं की मूर्ति के चित्र थे। ठीक है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट। पूछा जा रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ किसके शासनकाल में? तो चोल शासनकाल में। देखिए विमान शैली का प्रचलन जो है कि चोल वंश के शासनकाल में हुआ। देखिए तंजौर का जो एक बृहदीश्वर मंदिर है, ये जो है कि चोल शासक का ये, और इसे जो है कि राजा राम चोल ने बनवाया था लगभग 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में जो है कि इसको बनवाया था। देखिए जो बृहदीश्वर मंदिर है वो जो है कि द्रविड़ शैली की शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना जाता है। ये चोल जो है कि द्रविड़ शैली का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विमान थी। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विमान थी। और जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कि गर्भगृह और विमान ही है। ठीक है, किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में राष्ट्र स्थापित किया था? गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह, तेंग बहादुर। किसने जो है कि सिखों में एकता लाई और पंजाब में राज्य स्थापित किया था? किसने किया था? तो ये किए थे रणजीत सिंह जी ने। रणजीत सिंह जी ने सिखों में एकता कायम की और पंजाब में राज्य स्थापित की। देखिए सिखों के जो है कि 12 मिसिल थे। सिखों में कितने मिसिल थे? 12 मिसिल थे। और जो रणजीत सिंह थे ये जो है कि शुकर चकिया मिसिल के थे। रणजीत सिंह किस मिसिल के थे? तो ये शुकर चकिया मिसिल के थे। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। एकता प्रथा ये जो है कि किसके समय प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी किसके समय? तो ये दिल्ली सल्तनत के समय। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए एकता प्रथा ये है क्या? एकता प्रथा बोल सकते हैं या फिर अक्ता। ये जो सैनिक अधिकारी थे ना उनको दी गई भूमि थी जिसका वो केवल क्या करते थे? लगान वसूली करते थे, लेकिन उनको इस भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। केवल लगान वसूल करते थे और इस भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। उनको जो है कि एकता या अक्ता कहा जाता था। ठीक है, देखिए
एकता पाने वाले जो सैनिक अधिकारी थे उनको जो है कि मुक्ता या फिर अमीर कहा जाता था। ठीक है, मुक्ता या अमीर कहा जाता था। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये गलत हो गया है। ठीक है, क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो किसकी उद्घोषणा की? तो उन्होंने ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय की घोषणा की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को अपनी उद्घोषणा की। कहा कि ब्रिटिश सरकार जो है कि निश्चित रूप से जून 1948 के पहले जो है कि भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। ठीक है, तो ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, ये तीसरा ऑप्शन। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है कि सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए ऐसा हुआ कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कि पहली बार अफ़गानिस्तान में 29 अगस्त 1915 में जो रास बिहारी बोस थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 29 अगस्त 1915 को रास बिहारी बोस के द्वारा जो है कि आज़ाद हिंद फौज की पहली बार अफ़गानिस्तान में किया गया। तो उस समय क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज सरकार की सेना था। ये आज़ाद हिंद फौज सरकार की सेना था और इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य ये था कि अंग्रेज़ों से लड़ करके भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने भी लगभग 40,000 भारतीय जो थे, स्त्री और पुरुष, उनको दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के सहयोग से प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उन्होंने भी क्या नाम दिया? आज़ाद हिंद फौज ही नाम दिया। तो आज़ाद हिंद फौज का कमांडर जो है कि सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस को ही इसका कमान भी दे दी गई। ठीक है, तो इसलिए जो है कि सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1919, 1935, 1906, 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो ये किया गया कब? 1909 ईस्वी में। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है कि आरंभ किया गया। भारतीय परिषद 1909 अधिनियम जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि इस अधिनियम के तत्कालिक भारतीय सचिव कौन थे? मार्ले थे और वायसराय कौन थे? मिंटो थे। तो इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। किस लिए जानते हैं? क्योंकि तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? मार्ले थे और वायसराय कौन थे? मिंटो थे। इस वजह से देखिए आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग किया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तथा मुसलमानों को उनकी साम्राज्य सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खां। पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? देखिए 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई जिसमें मुख्य रूप से आगा खां तथा नवाब सली मुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? आगा खां और नवाब सली मुल्ला खां। कब? 1906 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1938, 1946, 1942। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया? तो वो किया 1942 में।
देखिए 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक कहाँ पे? मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई, ठीक है। और गांधी जी के जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था उसे कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकार कर लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो उसकी शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को हुआ किसकी शुरुआत? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। और आंदोलन में गांधी जी ने जो है कि इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, करो और मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पे किसके लिए होता है? उच्च आवर्त, माइक्रोवेव, डीसी और बिजली आवृत्तियों, इनमें से कोई नहीं। पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग जो है कि आमतौर पे किसके लिए होता है? तो ये होता है डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए, ठीक है। डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए जो है कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पे किया जाता है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से, यूएसए से, रूस से। तो महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे कहाँ से? ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। देखिए जिनको पता नहीं होगा वो गूगल कर लेंगे, बुक्स में देख लेंगे, बट कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए